हेलो माय डियर चिल्ड्रन, उमा पांडे के हिंदी क्लास में आप सभी का प्यार भरा स्वागत है। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, साहित्य सागर का 5वां चैप्टर है अपना अपना भाग्य। कहते हैं ना, इस दुनिया में सब लोग अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं। वो अलग बात है कि लोगों ने अपने कर्मों से, अपने हौसलों से, अपनी हिम्मत से अपने भाग्य को पलटकर रख दिया। खैर, इस कहानी की थोड़ी थीम में बता देती हूँ, स्टोरी लाइन बता देती हूँ जो आप पाठ पढ़ने जा रहे हो, ताकि पढ़ने में आसानी हो। लेखक और उनके मित्र नैनीताल घूमने गए हैं। नैनीताल में घूमते घूमते, इधर उधर घूमते घूमते सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठे हुए हैं। भयंकर ठंड पड़ रही है, रात हो चुकी है। शाम के बाद का दृश्य है कि रात हो चुकी है। वैसे इस कहानी को मैं पहले बता दे रही हूँ, एडिटेड स्टोरी है, बीच बीच में स्किप किया हुआ है, एडिट किया हुआ है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो भयंकर ठंड में उनकी मुलाकात एक पहाड़ी बालक से हो जाती है जिसकी हालत बहुत ख़राब है। मीन्स इतनी भयंकर ठंड में उसके बदन पर एक कमीज के अलावा कुछ नहीं, ढीली ढाली कमीज, किसी ने बड़े साइज़ की कमीज दे दी थी, वो पहना हुआ था और कुछ नहीं। और वो भूखा था, रहने का कोई ठिकाना नहीं था। लेखक और उसके मित्र को दया आ जाती है और वे उसकी मदद करना चाहते हैं। मदद कर पाते हैं या नहीं, बालक की क्या हालत होती है अंत में, वो कहानी के अंत में ही पता चलेगा। तुम्हें पता है मैं पूरी स्टोरी बताती नहीं हूँ। तो शुरू करते हैं चैप्टर, और पेन पेंसिल साथ लेकर बैठो ताकि हम क्वेश्चन आंसर क्लियर करते जाएं। करना क्या है, तुम्हें अंडरलाइन करना है, क्वेश्चन मार्क करना है, आंसर को भी जस्ट ब्रैकेट लगाना है। बहुत ही इजी है, चैप्टर पढ़ो, सारे आंसर, क्वेश्चन आंसर क्लियर। शुरू करते हैं। पेज नंबर 26, अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। पहली लाइन में क्वेश्चन है कि लेखक और उसके मित्र कहाँ बैठे हुए हैं। नैनीताल में सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठे हुए हैं। क्लियर? देखो, इस तरह से क्वेश्चन आंसर क्लियर होता जाएगा। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। संध्या मतलब शाम, मीन्स नैनीताल में धीरे धीरे शाम हो रही थी। रुई के रेशे से, भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। बादल कैसे हैं? रुई के रेशों जैसे। रुई मतलब कॉटन, कॉटन की जो फाइबर होता है ना, तो रुई के रेशों जैसे बादल दिखाई दे रहे हैं। भाप से बादल, बादल एक्चुअली भाप ही होता है, ध्यान देना। भ और ब में क्लैरिटी रखना। ये भाप लिखना, ये शब्द मत लिख देना, ये बाप हो जाएगी। ये ब है, ये भ है, जरा साउंड से क्लैरिटी रखना। ओके, तो ये शब्द नहीं लिखना। तो भाप क्या? भाप मतलब स्टीम। जैसे समंदर से जो पानी गर्म होकर उठता है वो स्टीम ही तो होता है ना, इवेपोरेशन जिसको बोलते हैं। बादल कोई सॉलिड चीज़ तो होता नहीं है। तो बादलों के बारे में लेखक बता रहा है कि रुई के रेशों जैसे भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। बादलों को कौन रोक सकता है? हवाओं को कौन रोक सकता है? सूरज के रोशनी को कौन रोक सकता है? तो ये बादल भी हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर, अंधियारी मतलब अंधेरा, हल्का प्रकाश भी है, अंधेरा भी है, मीन्स सूर्यास्त हो रहा है। पूरी तरह से अंधेरा नहीं हो चुका, रात नहीं हो चुकी अभी तक का जो वर्णन है। तो हल्का प्रकाश भी है, हल्का अंधेरा भी है। तो उनसे रंग कर बादलों का रंग कैसा हो जाता था? कभी देखा है सूर्यास्त का सीन? देखा है जब सूर्यास्त होता है, आसमान साफ होता है, तो उसके आसपास बादलों का रंग बदलता है, बहुत खूबसूरत लगता है। कभी नहीं देखा है तो देखो। तो फिर से देखो, हल्के प्रकाश और अंधेरे से रंग कर बादलों का रंग कभी नीला, कभी सफ़ेद, और कभी वे अरुण पड़ जाते हैं। अरुण मतलब लाल दिखाई देने लगते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। लास्ट लाइन को अंडरलाइन करो कि लेखक ने क्यों कहा है कि बादल जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हो। सेम पैराग्राफ, वापस एक क्वेश्चन और आता है कि नैनीताल की संध्या। यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि नैनीताल की संध्या का वर्णन लेखक ने कैसे किया है, ये क्वेश्चन। और बादल उनके साथ खेलना क्यों चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन। और दोनों का आंसर सेम। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी, रुई के रेशे से भाप से बादल, ये पूरा ब्रैकेट लगा देना है। आंसर तुम्हारा क्लियर।
5-10-15 मिनट हो गए। अब मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एडिट किया हुआ स्टोरी है ना, रियल स्टोरी, रियल तो ये भी है, लेकिन जो पूरी लंबी स्टोरी उसमें ये दिखाया गया है कि शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है, अब देखने लायक वहाँ कोई दृश्य नहीं है, सन्नाटा छा चुका है, रौनक खत्म हो चुकी है, ठंड, भयंकर ठंड बढ़ने लगी है, हल्की हल्की बर्फ भी पड़ने लगी है। अब लेखक जो हैं वहाँ से हटकर, वहाँ से उठकर अपने होटल में जाकर आराम करना चाहते थे। क्यों यहाँ बैठे रहे इतनी ठंड में, अंधेरे में, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से देखो 5-10-15 मिनट हो गए, मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। मैंने झुंझला कर कहा चलिए भी, झुंझला कर मतलब थोड़ा चिढ़ कर, क्योंकि लेखक वहाँ अब नहीं बैठना चाह रहे। क्यों बैठे भाई, पागलपन है ना इस तरह से बैठे रहना। अरे जरा बैठो, लेखक के मित्र ने हाथ पकड़ के जरा बिठा लिया, अरे जरा बैठो। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बिठा लिया गया तो और चारा न रहा। चारा न रहना मतलब और कोई रास्ता ही नहीं रहा कि भाई, लेखक ये नहीं कह सकते थे ना कि नहीं नहीं तुम बैठो मैं जा रहा हूँ, भाई साथ में घूम रहे हैं तो साथ में ही जाएंगे ना। तो कोई रास्ता नहीं रहा, बैठ गए लेखक फिर से। सनक से छुटकारा पाना आसान न था और ज़रा बैठना भी ज़रा न था। अंडरलाइन करो, सनक किसे कहा गया। सनक मतलब पागलपन। कहते हैं ना बड़ा सनकी आदमी, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, कोई भी अपने मन का काम करना, तो उसको बोलते हैं सनक, ठीक है। और सनक में कई काम हो भी जाते हैं। खैर यहाँ पर सनक किसे कहा गया, सेम आंसर कई जगह पे होगा। सेम आंसर क्या कि नैनीताल में शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था, सन्नाटा चारों तरफ छा चुका था, कोई रौनक नहीं थी, चहल पहल खत्म हो गई थी, दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था, देखने लायक कोई दृश्य नहीं था। लेखक वहाँ से हटकर या लेखक अपने होटल में जाकर आराम करना चाह रहे थे, लेकिन लेखक के मित्र जो थे वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी बात को लेखक ने सनक कहा है, पागलपन। सनक मतलब पागलपन, सनकी है यार, क्यों बैठा हुआ अंधेरे में। क्लियर हो गया। तो सनक से छुटकारा पाना आसान नहीं था और ज़रा बैठना भी ज़रा न था। कि कहते हैं ना कि मैं 2 मिनट में आई, अरे 2 मिनट नहीं होता, वो 10 मिनट 15 मिनट बीत जाता है। खैर, तो ये ज़रा बैठो यार कहकर बिठा, लेकिन ये ज़रा कितनी देर तक चलेगा कुछ पता नहीं था। ज़रा बैठना भी ज़रा न था कि 2 मिनट में उड़ जाएंगे लेखक के मित्र, ऐसा कुछ भी नहीं था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था। यहाँ भी अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क डालो। क्वेश्चन यही आएगा कि लेखक क्यों वहाँ तंग, बैठे बैठे तंग हो रहे थे, कुड़ रहे थे। क्वेश्चन का आंसर सेम, नैनीताल में शाम हो चुकी थी, अंधेरा छा चुका था, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, चहल पहल खत्म हो गई थी, रौनक खत्म हो गई थी, देखने लायक कोई दृश्य नहीं था। लेखक होटल जाकर आराम कर रहे थे, लेकिन लेखक के मित्र उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए लेखक वहाँ बैठे बैठे तंग हो रहे थे, कुड़ रहे थे। तंग मतलब परेशान, कुड़ रहे थे, चिढ़ रहे थे, गुस्सा आ रहा था उनको। सेम आंसर मैंने रिपीट भी कर दिया कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। हाँ, लेखक के मित्र ने दिखाया, मैंने देखा। लेखक ने क्या देखा, अंडरलाइन करो, मैंने देखा, क्वेश्चन, जस्ट मैंने देखा, अंडरलाइन क्वेश्चन मार्क, तो समझ में आ जाएगा ना कि क्या देखा। नहीं समझ में आया तो ऊपर लिख दो क्या देखा। कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा होगा कोई। अब कोहरे की सफेदी, कोहरा मतलब क्या, कुहासा, मिस्ट, फॉग, क्योंकि भयंकर ठंड में चारों तरफ कोहरा छा जाता है ना। कभी नॉर्थ और साइड के हिमालयन रीजन पे गए होगे, देखा होगा, नहीं देखा होगा तो उसको कल्पना कर लो। तो कोहरे की सफेदी में एक काली सी मूर्ति, क्योंकि अंधेरा था ना, तो वो कोई भी आएगा तो वो काला दिखेगा, है ना, ब्लैक शैडो जैसा। तो एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। लेखक ने कहा होगा कोई, ध्यान देना, होगा कोई। ये भी पूछा जाता है कि होगा कोई में क्या लेखक की मानसिकता दिखाई दे रही है। मानसिकता मतलब इस वक्त वो किस मेंटेलिटी में है। देखो ना, शब्द में होगा कोई, कि लेखक के मित्र ने जब उन्हें दिखाया कि देखो वह क्या है, लेखक ने देखा कि कोहरे की सफेदी में एक काली सी मूर्ति उनकी तरफ आ रही थी, तो लेखक ने लापरवाही से कह दिया होगा कोई। उनके कहने का मतलब है कि मुझे क्या मतलब होगा कोई। उन्होंने अपनी कोई भी रुचि नहीं दिखाई। रुचि मतलब इंटरेस्ट, उन्होंने अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई। तो लेखक की मानसिकता क्या, एक लापरवाही और रुचि न दिखाने की मानसिकता, क्योंकि वहां लेखक बैठे बैठे तंग हो रहे थे, कुड़ रहे थे, वहां से वो होटल जाकर आराम करना चाह रहे थे।
उसको डिटेल कर रही हो। भयंकर ठंड पड़ रही थी, सन्नाटा छा चुका था, लेखक वहाँ बैठना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने लापरवाही से कह दिया होगा कोई, उन्हें क्या मतलब है, उन्होंने अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई, थोड़ा सा वो आंसर क्लियर कर दो कि वहाँ पर लेखक बैठे बैठे तंग हो रहे थे, कुड़ रहे थे, अंधेरा छा चुका था, यही सब थोड़ा बहुत। फिर 3 गज की दूरी से दिख पड़ा, मतलब थोड़ा सा वो करीब आया। 3 गज मतलब लगभग 3 मीटर, 3 मीटर से थोड़ा कम होता है। तो 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था, नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है ना, नंगे पाँव है, मतलब इतनी ठंड पड़ रही है, उसके पाँव में जूता चप्पल कुछ भी नहीं है, नंगे सिर, ठंड से बचने के लिए, ठंडी हवा से बचने के लिए, कान को बांधने के लिए भी कुछ नहीं है, एक मैली सी कमीज लटकाए हुए मतलब किसी ने बड़ी सी कमीज दे दी होगी दया करके, और उसके बदन पर वो कमीज लटकी हुई लग रही है, लिटरली लटका कर नहीं चल रहा है। हाँ, इतना भयंकर ठंड में कोई किसी को शौक नहीं है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था, न दायां था न बायां था, कि पैर उसके कहीं पड़ रहे थे, वो कहीं और चला था, मीन्स उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। मैंने बताया था ना कि बालक भूखा है, उसके रहने की कोई जगह नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, तो बालक को अपना ही होश नहीं कि वो किधर जा रहा है, मारा मारा फिर रहा है, उसको खुद पता नहीं कि उसकी मंजिल कहाँ है, उसे कहाँ जाना है। तो पैर उसके कहीं पड़ रहे थे, कहाँ जाना चाह रहा था, न दायां था न बायां था। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। कितनी उम्र का, ध्यान देना, 10-12 बरस का, गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया, साफ सफाई के लिए साबुन कहाँ, पानी कहाँ, है ना, गरीबी। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी हैं, कि आंखें बड़ी बड़ी हैं, सुंदर हैं, पर सूनी है। सूनी है मतलब उदास हैं। ध्यान देना, सूनी, स पर बड़ा ओ की मात्रा तो हम पढ़ रहे हैं सूनी, अगर स पर छोटा ओ की मात्रा डाल दिया तो क्या बन गया, सुनी। मैंने ये बात सुनी थी, सु छोटा है, ऊ की मात्रा छोटा है तो हम तुरंत नी पर आ गए, और सु बड़ा तो सूनी, सुनी। तो ये ध्यान दो, मात्राएं छोटी बड़ी हैं तो उसी हिसाब से पढ़ो, जैसा साउंड करोगे अच्छे से, जितनी क्लैरिटी के साथ साउंड करोगे उतनी क्लैरिटी के साथ लिख पाओगे। तो आंखें सूनी है मतलब आंखें उदास हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है, झुर्रियाँ मतलब रिंकल्स, कि माथे पर, सिर पर अभी से झुर्रियाँ पड़ गई। कोई उम्र है झुर्रियाँ पड़ने की, 10-12 बरस का लड़का है, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें अभी से दिखाई देने लगी थी। क्वेश्चन यह है कि लेखक ने बालक को किस हालत में देखा। आंसर बता रही हूँ, यहीं पर पूरा लिखा हुआ है, 2 पैराग्राफ। फर्स्ट ये जो बड़ा पैराग्राफ है उसके पहले 2 लाइन, तो ऐसे शुरू कर सकते हो। जो लिखा हुआ है बता रही, कुछ अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है, टेक्सचुअल है। कि लेखक ने देखा कि 3 गज की दूरी से कोई बालक अपने सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। उसकी उम्र कोई 10-12 बरस की होगी, नंगे पाँव, नंगे सिर, और बदन पर एक मैली कमीज के अलावा कुछ नहीं। अब अपने बदन पर मैली कमीज लटकाई या बदन पर मैली कमीज के अलावा और कुछ नहीं था। पैर उसके न जाने कहाँ पड़े थे, न जाने कहाँ जा रहा था, न दायां था न बायां था, चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। और गोरे रंग का है पर मैल से काला, क्योंकि उम्र की बात मैंने पहले ही बता दी थी, 10-12 बरस। हाँ, तो गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी हैं, माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया। अब लास्ट लाइन क्या लिखोगे कि इस प्रकार लेखक ने बालक को बहुत ही दयनीय अवस्था में देखा। दयनीय मतलब जिसको देखकर दया आ जाए, तो दयनीय अवस्था में नहीं ये वर्ड आए तो बहुत ही बुरी हालत में देखा। सिंपल वर्ड से सही लिखो, सिंपल लिखो, कोई ज़रूरत नहीं कि भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करो। हिंदी पर इतना कमांड नहीं है तो सीधा सिंपल वर्ड लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सही होना चाहिए। तो इस प्रकार लेखक ने बालक को बहुत ही दयनीय अवस्था में देखा या बुरी हालत में देखा। ये आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज नंबर 27। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी न देख रहा था, जैसे कुछ भी नहीं, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। कि कोहरा छाया हुआ है, सन्नाटे से भरी दुनिया, एकाकी दुनिया मतलब सन्नाटे से भरी दुनिया है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था, वह बस अपने निकट, इसको अंडरलाइन कर लो। हाँ, क्वेश्चन ऐसे आज डायरेक्ट क्वेश्चन कि बालक का निकट वर्तमान क्या था, बालक किस निकट वर्तमान को देख रहा था, या फिर एक क्वेश्चन है कि बालक के सामने कौन सी समस्या थी,
क्या वो समस्या हल हो पाई, सॉल्व हो पाई? ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है। अब हम पढ़ते हैं, फिर आंसर ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आएगा, थोड़ा सा मिस करके, और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से आ जाएगा कि निकट वर्तमान, पहले इसको समझो। निकट वर्तमान मतलब एट प्रेजेंट उसकी हालत क्या है। निकट मतलब पास, वर्तमान मतलब प्रेजेंट। एट प्रेजेंट, एट मोमेंट उसकी हालत क्या है, किस परिस्थिति में फंसा हुआ है। ये भी ऐसे भी कि किस परिस्थिति में बालक फंसा हुआ था, किस सिचुएशन में फंसा हुआ था। परिस्थिति मतलब सिचुएशन। तो मित्र ने देखा बालक को इस तरह से घूमते हुए, तो उन्होंने आवाज़ दी, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी, उदास आंखों को ध्यान से देखना। आंखें फाड़ना मतलब ध्यान से देखना, क्योंकि अंधेरा था ना, वैसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने ध्यान से देखने लगा, कहाँ से आवाज़ आई है। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है। उनको भी उत्सुकता हुई कि बालक इतनी अंधेरी रात में, इतनी ठंड भरी रात में क्यों घूम रहा है। तो उन्होंने पूछा। बालक मूक, फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। अब यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लेखक के मित्र ने बालक से क्या सवाल किया, बालक ने क्या जवाब दिया। एज इट इज़ पूरा हम पढ़ ही रहे हैं कि लेखक ने क्या पूछा, बालक ने क्या जवाब दिया। तो उन्होंने पूछा कहाँ सोएगा, बालक यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर, उसने बताया। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम। सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। वापस? हाँ। कहाँ? वापस पूछा, कहाँ? बालक ने फिर जवाब दिया, यहीं कहीं। फिर लेखक के मित्र ने पूछा कि इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर आंखों से बोलकर मूक खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थीं। यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान देना कि बालक की आंखें क्या बोल रही थीं, उसका मतलब क्या था। अगर आ गया ना, 2 ही लाइन का जवाब है, लेकिन जवाब है कि बालक की आंखें क्या बोलती थी। एज इट इज जो लिखा है कि भी कैसा मूर्ख, कैसे लिखोगे कि जब लेखक के, अगर इसको मान लो 2 मार्क का है, 2 मार्क तो मिनिमम होता ही है, 3 मार्क का अगर आ गया यही क्वेश्चन, तो कैसे लिखोगे कि लेखक के मित्र ने जब बालक से पूछा कि तो इन्हीं कपड़ों में सो जाएगा, तो बालक की आंखें मानो बोलती थी कि भी कैसा मूर्ख प्रश्न है, क्योंकि इस भरी ठंड भरी रात में बालक के बदन पर एक मैली कमीज के अलावा कुछ भी नहीं था। कोई भी गर्म कपड़े उसके बदन पर नहीं थे। तो बालक ने जब ये प्रश्न सुना, ये सवाल सुना, तो उसकी आंखें मानो बोलती थी कि कैसा मूर्ख प्रश्न कर रहे हो। अगर मेरे पास गर्म कपड़े होते तो मुझे कोई शौक नहीं था कि भयंकर ठंड की रात में मैं इस कमीज में घूम रहा हूं। इन्हीं कपड़ों में सोऊंगा ना, मेरे पास जो कपड़े उन्हीं कपड़ों में सोऊंगा। तो ये जवाब हुआ कि मूर्ख प्रश्न क्यों। अच्छा, इसके पहले हमने अंडरलाइन करवाया था कि बालक का निकट वर्तमान या बालक के सामने कौन सी समस्या थी। आंसर जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है उसको मिक्स करके कि नैनीताल में भयंकर ठंड पड़ रही थी। इस ठंड की रात में पहाड़ी बालक के बदन पर एक मैली कमीज के अलावा कुछ भी नहीं था, या ठंड से बचने के लिए उसके बदन पर कोई गर्म कपड़े नहीं थे, एक मैली कमीज के अलावा कुछ भी नहीं था। ओके। बालक जिस दुकान पर, जहां नौकरी करता था या जिस दुकान पर नौकरी करता था, वहां से हटा दिया गया था। बालक भूखा था, भोजन मिलने की भी उम्मीद नहीं थी। इस ठंड भरी रात में वो रात कहाँ गुजारेगा, रात कहाँ सोएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न था, सबसे बड़ा सवाल था। बालक इन्हीं परिस्थितियों को लेकर या इन्हीं बातों को लेकर चिंतित था, या बालक अपने इसी निकट वर्तमान को देखकर चिंतित था कि आज की रात कहाँ सोएगा, उसे भोजन मिलेगा भी या नहीं। क्लियर हो गया होगा। उसे रिपीट करूँगी मैं अपने क्लास में जब करती हूँ, लिटरली ऑफलाइन, तो मैं रिपीट करती हूँ, समझाती हूँ, लेकिन वीडियो में बार बार रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो बस कुछ भी सुनना है दोबारा तो उसी को देख लो रिवर्स करके। हाँ, तो यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न हो गया। फिर लेखक ने पूछा बालक के घर परिवार के बारे में। तो घर परिवार के बारे में बालक ने क्या बताया, आंसर हम पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में, अंडरलाइन कर लेना। महायज्ञ के पुरस्कार में कुंदनपुर कितनी दूर था? 10-12 कोस की दूरी पर। इसका गांव कितनी दूर है? 15 कोस की दूरी पर। ध्यान रखना क्योंकि ये 15 कोस और 10-12 कोस मिक्स हो जाता है, टीचर जरूर ये सवाल पूछती हैं, तो ध्यान रखना। तो 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों?
उसने बताया, मेरे कई भाई बहन है, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। मेरे कई भाई बहने सो भागा, ऐसा नहीं है। वो क्या बताना चाह रहा है बालक कि मेरा गांव 15 कोस दूर मेरा गांव 15 कोस की दूरी पर है और मेरे घर में कई भाई बहन है, वहाँ रोजी रोटी, मेरे गांव में रोजी रोटी नहीं, काम धंधा नहीं है, बाप भूखा रहता था, है ना, रोजी रोटी नहीं तो बाप भूखा रहता था, माँ भूखी रहती थी, रोती थी, इसलिए बालक से घर की दुर्दशा देखी नहीं गई, इसलिए भाग आया। आगे वो बता रहा है, वो आंसर है अपने परिवार के बारे में क्या बताया। अब उसने एक और बात बताई, एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा, दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। बालक ने जवाब दिया, मर गया। बस ज़रा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, पूछा मर गया? हाँ साहब ने मारा, मर गया, बालक ने जवाब दिया। कि अपने परिवार के बारे में बताते हुए भी बताया कि उसके साथ गांव का एक साथी था, उम्र में बड़ा था। उसके मालिक ने किसी बात पर इतना मारा पीटा होगा कि बालक को हो सकता बुखार आ गया हो, शरीर में पूरा दर्द व दर्द से बुखार तो आ ही जाता है। बालक को कोई दवा नहीं दी गई होगी, खाना पीना नहीं दिया गया होगा और उस हालत में, उस सिचुएशन में बालक की मृत्यु हो गई। यहाँ एक निबंध है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बाल मजदूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट निबंध है। और यहाँ पर ही दिखाया गया है कि किस तरह से छोटे छोटे बालक बाल मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं, क्योंकि ये निर्धन परिवार के, गरीब परिवार से आए हुए होते हैं, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता और ज़रा ज़रा सी बात पर इनको मारा पीटा जाता है, जूठा खाना दिया जाता है, इनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, शोषण किया जाता है। तो ये बाल मजदूरी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो बालक ने अपने मित्र के बारे में बताया। तो लेखक ने कहा कि अच्छा हमारे साथ चल, क्योंकि बालक ने तो बोल ही दिए थे कहीं भी जाकर काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि लेखक की मित्र ने पूछा बाहर चलेगा, तो बालक ने हाँ में जवाब दिया। तो अच्छा हमारे साथ चल, वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुँचे। कोई होंगे वकील, जो हो सकता है कि नैनीताल में ही किसी दोस्ती हो गई हो, वकील रहे होंगे, या फिर साथ में आए होंगे, अलग होटल में ठहरे होंगे। यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं दिया, वकील दोस्त तो वकील दोस्त। उन्होंने उनके लेखक मित्र बालक को लेकर गए वकील दोस्त के होटल, पुकारा, वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दुशाला लपेटे थे, दुशाला मतलब शॉल, कश्मीरी दुशाला मतलब कश्मीरी शॉल, गर्म होगा, कीमती होगा। मोजे चढ़े पैरों में चप्पलें थीं, मोजे भी पहन रखे थे, सॉक्स भी पहन रखे थे, चप्पल भी थी, मतलब बहुत ठंड थी ना। स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी, क्योंकि उनके आराम में खलल पड़ा था ना, उनके आराम में रुकावट पड़ गई थी, क्योंकि इतने ब्लैंकेट में आराम से बैठे होंगे, फिर से उतर कर आना पड़ा। तो उन्होंने झुंझलाहट मतलब थोड़ी चिढ़ थी कि उन्होंने लापरवाही से कहा, नेक्स्ट पेज, ओहो फिर आप कहिए, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना, देखिए ये लड़का है, कहाँ से लाए, इसे आप जानते हैं? वकील साहब ने पूछा। तो लेखक के मित्र ने कोशिश की भरोसा दिलाने की, तो उन्होंने कहा जानता हूँ यह बेईमान नहीं हो सकता। एक्चुअली जानते नहीं थे, क्योंकि अभी अभी तो मिले थे पहाड़ी बालक से ना, लेकिन उन्होंने ये भरोसा दिलाना चाहा कि जानता हूँ ये बेईमान नहीं हो सकता। तो वकील मित्र ने क्या कहा, अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। अवगुण मतलब दोष, बुराइयाँ। आप भी क्या अजीब उठा लाए कहीं से, लो जी या नौकर रख लो, मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। उन्होंने फिर भरोसा दिलाना चाहा, आप भी जी बस खूब हैं, ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वो ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए मतलब भाग जाए, गायब हो जाए। तो उन्होंने फिर कहा आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं। बहुत निराश होने लगे लेखक के मित्र। माने क्या खाक, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने को जाते हैं। और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। मसहरी पर नहीं होगा, मसहरी में। मसहरी क्या होता? मच्छरदानी। पहले अपने घर होते थे, अपना घर, अपना दालान, अपना बरामदा, अपनी छत, है ना, बिल्डिंग और फ्लैट नहीं हुआ करते थे, तो लोग गर्मियों में बाहर मच्छरदानी वही नेटलॉन लगाकर सोते थे। नेट लगाकर, नेटलॉन तो भी स्लाइड वगैरह में लगाया जाता है, उसको नेटलॉन बोलते हैं। तो ताकि मच्छर ना काटे, है ना। घर में सोना होता था तो भी मच्छरदानी लगाकर, क्योंकि पहले ये नेटलॉन वाला सिस्टम नहीं होता था, घर की खिड़कियां खुली होती थी, अंदर का दरवाजा सब खुला होता था, तो मच्छरदानी में सो जाते थे। वो अलग बात है कि एक मच्छर अगर घुस गया तो पूरी रात तमाशा हो जाती थी। तो
ध्यान देना, 4 रुपया रोज की भी अंडरलाइन कर लो कि उनके होटल का किराया कितना था, 4 रुपया रोज, मतलब 4 रुपये की कीमत हुआ करती थी होटल का किराया, वो भी नैनीताल जहाँ घूमने गए, जो टूरिज्म प्लेस है। क्वेश्चन अब आता है, ये तो अंडरलाइन कर ही लिया होगा 4 रुपया रोज के किराए में, ओके। क्वेश्चन ये है कि वकील मित्र ने बालक को नौकरी पर क्यों नहीं रखा। जवाब बहुत ध्यान सुनना, बहुत ही इजी है कि लेखक और उसके मित्र जिस पहाड़ी बालक को अपने साथ लाए थे उसे वे जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाना चाहा कि ये लड़का बेईमान नहीं हो सकता। लेकिन वकील मित्र का क्या कहना था कि जी आप इन पहाड़ी बालकों को नहीं जानते, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं, आप भी जी अच्छा कहीं से भी उठा लो जी नौकर रख लो, किसी भी अरे गहरे को नौकर रख लूं और कल वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए तो मैं क्या करूंगा। इस प्रकार वकील मित्र ने अनजान लड़के पर अविश्वास होने की वजह से उसे नौकरी पर नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? अनजान लड़के पर अविश्वास होने या विश्वास न होने की वजह से नौकरी पर नहीं रखा। आंसर क्लियर। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा, तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। एक्चुअली अब एडिटेड स्टोरी जो मैंने बताया था ना कि छोटा छोटा पार्ट एडिट कर दिया गया है, तो वकील मित्र ने बालक को नौकरी पर नहीं रखा। बालक कुछ ठहरा कि उसे लगा कि कुछ मदद मिल जाएगी। मैं असमंजस में रहा, लेखक असमंजस में रहे कि अब क्या करें, क्योंकि हुआ क्या था कि जब वकील मित्र ने नौकरी पर नहीं रखा तो लेखक के मित्र ने सोचा कि इसे कुछ छुट्टे पैसे दे दें, कुछ खा हुआ लेगा, और उन्होंने कोट की जेब में हाथ डाला, वहाँ पर 10 का नोट मिला, बंधा नोट था, कुछ छुट्टे नहीं थे। तो उन्होंने लेखक से धीरे से अपने मित्र से कहा कि यार कुछ छुट्टे पैसे हो तो दे दो, मेरे पास तो 10 का नोट है। तो लेखक ने कहा यार क्या बताऊँ, मेरे पास भी 10 का ही नोट है, छुट्टे पैसे नहीं हैं। तो बालक ठहरा रहा कि शायद अभी ये लोग कुछ मदद कर देंगे, कुछ खाने को दे देंगे। उसे उम्मीद थी कि इतनी दया दिखा रहे हो तो कुछ तो मदद करोगे ना। लेकिन लेखक और मित्र ने मदद नहीं की। उन्होंने ये कहा कि कल सुबह 10 बजे हमारे होटल आ जाना, होटल दीपक नाम आएगा बाद में, होटल दीपक में आ जाना, हम तुम्हें कोई न कोई काम ज़रूर दिलवा देंगे। तो बालक को लगा कि इस वक्त कोई मदद नहीं मिलेगी और चुपचाप वह प्रेत गति से मतलब धीरे से निकलकर कोहरे में मिल गया। कोहरा मतलब कोहरे में तो आगे की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है, कोहरा जानते हो, मिस्ट फॉग। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। गरम कपड़े पहन रखे थे लेखक उसके मित्र ना, गरम कोट, लेकिन हवा इतनी तीखी थी, इतनी ठंड से भरी हुई थी कि हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी, कि कोट को पार करके बदन में तीर जैसी चुभ रही थी, ठंड से रूह कांप रही थी, हड्डियां कांप रही थी। तब सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा कि भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। कि लेखक के मित्र ने कहा, चिंतित हुए, उन्हें लगा कि यार हमने बच्चे की ज़रा भी मदद नहीं की, इस भयानक ठंड में उस बालक के बदन पर एक कमीज के अलावा कुछ भी नहीं है, कितनी भयानक ठंड है। तो लेखक ने कहा, ये संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई, चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। कि लेखक ने, अंडरलाइन कर लो, स्वार्थ की फिलॉसफी। लेखक ने स्वार्थ की क्या फिलॉसफी सुनाई? लेखक ने जब लेखक के मित्र ने उदास होकर कहा कि यार भयानक ठंड है, हमने गर्म कपड़े पहन रखे हैं फिर भी हमें इतनी ठंड लग रही है, बालक के बदन पर तो बहुत कम कपड़े हैं, कैसे उस ठंड को झेलेगा? तो लेखक ने कहा कि संसार है यार, पहले चलो फिर खुद को बिस्तर में गर्म कर लो, फिर दूसरे और की चिंता करना। उनके कहने का अर्थ क्या था कि संसार यार, यानी इस संसार में न जाने कितने दीन दुखी गरीब लोग हैं, हम किस किस की मदद करेंगे, सबका अपना अपना भाग्य है। पहले खुद की चिंता करो, पहले खुद के सुख की चिंता करो, तब दूसरे की बात सोचना। और अक्सर ऐसा ही लोग करते हैं, दूसरों को मुसीबत में पड़ा देखकर वे यही कहकर मदद नहीं करते कि सबका तो अपना अपना भाग्य, हम किस किस की मदद करेंगे। और लेखक ने भी यही किया। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठराई कहो या बेहयाई। ये भी अंडरलाइन करो कि उदास होकर मित्र उदास क्यों हुए, लेखक के मित्र उदास क्यों हुए, अंडरलाइन या लिख लो। अब सेम आंसर लगभग आएगा कि इस लेखक और उसके मित्र जिस पहाड़ी बालक से मिले थे,
उसकी हालत बहुत ख़राब थी। इस भयानक ठंड में उसके बदन पर एक मैली कमीज के अलावा कुछ भी नहीं था। बालक भूखा था, रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, रात कहाँ गुजारेगा ये भी उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। और लेखक और उसके मित्र ने उसकी कोई मदद नहीं की, उसके हाल पर छोड़ दिया। और जब लेखक ने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाते हुए कहा कि संसार है यार, चलो पहले खुद बिस्तर में गर्म हो लो तब दूसरे की चिंता करना, इसी बात पर लेखक के मित्र उदास होते हुए कहते हैं कि ये हमारा स्वार्थ कह लो, हमारी लाचारी मतलब मजबूरी कह लो, निठुराई कह लो, निठुराई भी कह सकते हैं, निष्ठुरता क्रुएलिटी है ना, निर्दयता कह लो, या बेहयाई मतलब बेशर्मी कि हमने उस बालक की मदद नहीं की, हमने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। तो लेखक के मित्र को अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम गलती कर बैठते हैं, उस वक्त तो नहीं पता चलता, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ होता है। तो लेखक के मित्र को भी जब रियलाइज़ हुआ तो बहुत ही उदास हुए। इंसानियत जब जागी पूरी तरह से, इंसानियत थी लेकिन कहते हैं ना कि स्वार्थ उनकी इंसानियत पर भारी पड़ गया। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डिपब में नहीं आया। होटल का नाम देखो यहाँ दिया, अंडरलाइन कर लो, होटल डिपब। कि लेखक और लेखक के मित्र ने बोला था ना बालक को कि कल सुबह आ जाना, हम तुम्हें कोई न कोई नौकरी दिला देंगे, लेकिन निश्चित समय पर बालक होटल डिपब में नहीं आया। अच्छा, इसका मतलब भी देख लो, समझ लो, आता नहीं है, कुछ आंसर में भी नहीं आएगा कि दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वो बेटा। अब एक एक शब्दों पर ध्यान दो। ये कहानी उस वक्त की है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस वक्त की कहानी है। और हम भारतीय काले कहकर पुकारे जाते थे। गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता, हम बोलते हैं ना, लेकिन अंग्रेजों ने हमें काले कहकर हमेशा हमारा अपमान किया। और नैनीताल स्वर्ग मतलब नैनीताल जो स्वर्ग की धरती, स्वर्ग जैसी धरती कहलाती है, धरती को तो माँ कहकर पुकारते हैं, तो नैनीताल स्वर्ग जैसी धरती माँ का वह दुलारा बेटा, प्यारा बालक नियत समय पर, निश्चित समय पर हमारे होटल डिपब में नहीं आया। अभी पशु के दुलार, पशु मतलब जैसे हम भारतीयों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है, तो बालक के साथ भी जैसा जानवरों जैसा व्यवहार किया गया था जहाँ दुकान पर रहता था, वो बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डिपब में नहीं आया। कुछ खास नहीं, वो लाइन का मतलब आता नहीं है और आंसर में भी कहीं होता नहीं, जस्ट मैंने ऐसे ही बता दिया। लास्ट पेज। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की हमने ज़रूरत नहीं समझी। लड़का नहीं आया तो नहीं आया, हमने तो बुलाया था, नहीं आया तो हम क्या करें। तो अब नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म करके हम चलने को तैयार हो गए। मोटर में सवार होते यह समाचार मिला, अंडरलाइन क्वेश्चन मार्क, वन सेंटेंस आंसर है। क्या समाचार मिला? पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। ठिठुर कर मतलब ठंड से कांपते हुए, ये समाचार मिला। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। चिथड़ों मतलब फटी चिटी, हाँ, फटी चिटी कमीज, मैली कमीज। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। अंडरलाइन कर लो क्वेश्चन, आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। अंडरलाइन क्वेश्चन मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्लीकेशन बेस्ड जिसे क्वेश्चन कहते हो, अपने विचार से लिखना है, कहीं टेक्सुअल नहीं है। अब ये क्वेश्चन है कि इस कथन का मतलब क्या, आदमी की दुनिया ने उसके पास क्या उपहार छोड़ा था, क्या इस कथन का क्या तात्पर्य है, क्या आशय है ना। तो इस लाइन से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आंसर क्या होगा कि लेखक ने आदमियों की दुनिया पर व्यंग करते हुए कहा है कि लेखक और उसके मित्र जिस पहाड़ी बालक से मिले थे, उन्होंने देखा कि इस भयंकर ठंड की रात में उस बालक के बदन पर मैली कमीज के अलावा कुछ भी नहीं है। बालक भूखा था, उसे भोजन मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। बालक जिस दुकान पर नौकरी करता था वहाँ से हटा दिया गया था, इसलिए भयंकर ठंड की रात में उसके पास सोने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। लेखक उसके मित्र उस वक्त उसकी कोई मदद नहीं करते, दूसरे दिन आने का वादा करके अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा लेते हैं और रात के समय सड़क के किनारे भूखे पेट 10 बरस की उम्र में ठंड से ठिठुरते उस बालक की मौत हो गई। इस प्रकार लेखक ने यह दिखाया है कि जिसे हम आदमियों की दुनिया कहते हैं वो तो पशुओं से भी गई बीती है। और
कौन सा उपहार छोड़ा था? अगर इसको ऐसे भी कि जिससे हम आदमियों की दुनिया कहते हो तो पशुओं से भी गई बीती है, इसी आदमियों की दुनिया ने उस बच्चे को एक दर्दनाक मौत का उपहार सौंपा था। क्लियर? रिपीट देख लेना। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। कि लेखक उसके मित्र को लगा होगा ना कि कौन सा बालक मर गया, उनकी आत्मा जानती थी ना कि शायद वही बालक, क्योंकि जिस हालत में उन्होंने छोड़ा था। तो पूछा होगा आसपास वालों से, तो लोगों ने क्या बताया कि वो जो बालक मरा था उसके मुंह पर, छाती, मुट्ठी, जो बदन पूरा खुला हुआ था, वो पूरी बर्फ, उसके बदन पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। प्रकृति माँ ने दुनिया की बेहयाई को ढकने के लिए, बेहयाई मतलब मैंने बताया था बेशर्मी, दुनिया की बेहयाई को ढकने के लिए बालक के बदन पर एक बर्फ की हल्की सी चादर बिछाकर मानो ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। अब बेहयाई को अगर क्लियर करना है कि कौन सी बेहयाई, तो फिर से वही आंसर कि लेखक और मित्र जो उसी पहाड़ी बालक से मिले थे और उन्होंने जिस पहाड़ी बालक से मिले थे उन्होंने देखा थी भयंकर ठंड में उसके बदन पर मैली कमीज के अलावा कुछ नहीं, बालक भूखा था, भोजन मिलने की भी उम्मीद नहीं थी, भयंकर ठंड की रात में उसके पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी, फिर भी अपने स्वार्थ की वजह से उन्होंने बालक की कोई मदद नहीं की और 10 बरस की उम्र में उस बालक की सड़क के किनारे रात में सोने के वक्त ठंड से ठिठुर कर भूखे पेट मौत हो जाती है। इसी दुनिया की इसी बेहयाई को ढकने के लिए प्रकृति ने बालक के शव पर, बालक के पार्थिव शरीर पर या शव पर एक ठंडे कफन को उड़ा दिया था कि जो जीते जी बालक की मदद नहीं कर सका, वो मरने के बाद कौन कफन का प्रबंध करेगा। तो ये बेहयाई को ढकना, ये भी आंसर हो गया। तो ये चैप्टर मेरे ख्याल से सब जगह मैंने हर एक क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिख दो, मैं हमेशा ध्यान रखूँगी कि कहीं कुछ क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में रह गया हो तो कहीं न कहीं किसी न किसी चैप्टर में मैं उसको क्लियर कर दूंगी कि हाँ तुमने पूछा था, क्योंकि वो कमेंट आने में टाइम लगता है। और दूसरी बात कि इस चैप्टर का शीर्षक और उद्देश्य, जो कि हमेशा हर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट होता है, उसका अलग वीडियो देख लेना और टाइप करना अपना अपना भाग या शीर्षक और उद्देश्य, तुम्हें वो मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।